हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट कि पीवाईक्यू बेल्ट्रॉन का जितना भी पीवाईक्यू आ रहा है पिछले एग्जाम में वो मैं करने वाला हूं। देखिए पीवाईक्यू करने से क्या होगा ना, आपका लेवल पता चलेगा। देखिए पीवाईक्यू में क्या ना, बेसिक जो क्वेश्चन आपको पूछा गया घुमा के पूछा गया, ये चीज़ें पता चलेगा। तो प्लीज़ बच्चे सारे लोग पीवाईक्यू जरूर करें, जो बच्चे पिछले एग्जाम दे चुके हैं उसमें भी और जो अभी देने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? पीवाईक्यू करने से ही पता चलता है, क्योंकि पीवाईक्यू का आप लोग का जो अटेम्प्ट है ना बहुत कम जाता है। बस समझ में आना ना, तो पीवाईक्यू को करना होगा। क्वेश्चन वही रहता है लेकिन घुमाया जाता है और वहाँ भी एग्जाम में घुमाया जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो मैं पिछले वीडियो में 30 तक करवा चुका था यहाँ तक स्टूडेंट, आज मैं 31 से करवाऊंगा। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और ये बताइएगा आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया, तब आपका लेवल पता चलेगा, तब आपका औकात पता चलेगा कि क्या हम एग्जाम में पास कर पाएंगे या बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं तो कर पाते हैं। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये 30 तक हो चुका था स्टूडेंट, 31 से आते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे है एक स्प्रेडशीट में क्या बोल रहा है, एक स्प्रेडशीट में डैश जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं का मतलब, योजक रेखाओं का मतलब कनेक्टर लाइन को जोड़कर शैली को बदलकर एक दर्पण छवि मतलब शैडो को जोड़कर रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया, चमक और 3D लागू कर सकते हैं। तो किस में बदल सकते हैं बताइए? आइकन, शेप, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, बताइए हम किस में बदल सकते हैं? देखो क्या बोला है, चमक भी बदल सकते हैं, 3D कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, और शैली और बदल कर, ठीक है ना, एक दर्पण की छवि को जोड़कर। बात समझ में आ रहा ना? तो ये जो होगा इसका सही आंसर स्मार्ट आर्ट होगा। क्या होगा? स्मार्ट आर्ट। आपको पता है स्मार्ट आर्ट का क्या होता है काम? देखिए यहाँ पे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट मेनू में आप चले जाइए। इंसर्ट मेनू में जैसे आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? स्मार्ट आर्ट एक ऑप्शन मिलेगा। इसको बंद कर दो। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाते हैं, यहाँ पे तो जैसे आप इंसर्ट मेनू में जाइएगा तो ये स्मार्ट आर्ट है। तो स्मार्ट आर्ट में आप क्या कर सकते हैं? शैडो भी डाल सकते हैं, मतलब छाया भी डाल सकते हैं, चमक मतलब ब्राइटनेस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 3D वाला रुक डाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे सही आंसर में आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका 31 का जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। क्या होगा यहाँ पे? स्मार्ट आर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कुछ हिंदी वर्ड है ना उसको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। हिंदी वर्ड ज़्यादा आपको दिक्कत कर रहा होगा, हमको पता है, ठीक है ना, तो उसको समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर का मतलब कैपिटल लेटर में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? देखिए अगर आपको स्मॉल लेटर में कोई डेटा दिया हुआ है, कैसे भी डेटा दिया हो, तो आपको बड़ा लेटर में करना है। तो आपको चेंज केस, या ऑप्शन भी बता दिया कि चेंज केस के हेल्प से बड़ा लेटर आप करते हैं। तो ये ऑप्शन बच्चे कहाँ मिलेगा? लेआउट टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन टैब में या होम टैब में। चेंज केस आपको हम बता दे रहे हैं, ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? MS वर्ड से, ठीक है। ऐसे लिखा नहीं है लेकिन ये MS वर्ड से है। अगर बोलते हैं पावर पॉइंट से भी तो पावर पॉइंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। चलो हम MS वर्ड का चीज़ें हम दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले MS वर्ड को खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। MS वर्ड सर कैसे खोलिएगा? Window+R करेंगे स्टूडेंट और रन कमांड के मदद से खोल देते हैं। Window+R करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे विन वर्ड, है ना। ये देखिए जैसे यहाँ पे विन वर्ड खोले और यहाँ पे क्या बोला है कि चेंज केस। जैसे हम इसको कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे डमी एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ बच्चे, और यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि पता चले। अब देखिए यहाँ पे
इसमें हम सारा लेटर को अगर बड़ा करना है तो देखो सबसे पहले तो हम होम टैब में गए और होम टैब में जाने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और अपर केस में क्लिक कर देंगे। तो अपर केस से क्या होगा, सारा लेटर स्टूडेंट कैपिटल हो जाएगा। तो अपर केस पूछ रहा है कि ये कहां से कर सकते हैं, तो यहां पे होम टैब में जाएंगे। कहां जाएंगे, होम टैब में। और होम टैब में एक ऑप्शन है चेंज केस, थोड़ा सा जूम करके आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आप, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये चेंज केस आपका ये हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे ये चेंज केस वाला ऑप्शन ये है और यहाँ पे होम टैब है। तो होम टैब में आपको क्या मिलेगा, चेंज केस मिलेगा। इसका नाम क्या है, हम लिख देते हैं चेंज केस। चेंज केस अगर पूछ दिया कि सर कितने टाइप्स का होता है, तो 5 टाइप्स का होता है। सेंटेंस केस है ना, सेंटेंस केस होगा, अपर केस हो जाएगा, दूसरा लोअर केस हो जाएगा, तीसरा कैपिटल ईच वर्ड होगा, चौथा और पांचवा होता है स्टूडेंट टोगल केस होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस, यू कैन से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस। कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अच्छा, चेंज केस का सर शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका स्टूडेंट शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। जो बच्चे जानकारी नहीं है कृपया करके लिख लेंगे, शिफ्ट प्लस F3। और ये किस मेनू में रहता है, होम मेनू में। और कितना होता है, 5। और ये किस ग्रुप के अंदर आता है, तो फॉन्ट ग्रुप। मतलब हम 5-6 चीजें क्लियर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। छूटता है तो उसमें मेरा इंसल्ट और आपका तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा ना, माथा पटकने से बाद में काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। थोड़ा सा पढ़ाई जमकर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि पहला स्टेज आपको पार करेंगे तभी दूसरा स्टेज का मौका मिलेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलिए, संधि मिलन करिए, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्लाइडों का क्रम बदलता है, ठीक है ना। एक स्लाइड का चयन करता है, स्लाइड की एक प्रति बनाता है, स्लाइड को हटाता है। बताइए यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 है, इधर ABCD है। स्लाइड का क्रम बदलता है, एक स्लाइड का चयन करता है, स्लाइड के एक प्रति बनाता है, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड को हटाता है। स्टूडेंट बताइए इसका सही चयन करिए स्टूडेंट, काफी इजी है, ठीक है ना। चयन का मतलब हुआ सेलेक्ट करना, क्या हुआ यहाँ पे, सेलेक्ट करना स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर स्लाइड के एक प्रति बनाना, मतलब आपको न्यू स्लाइड लेना है, ठीक है ना, नहीं प्रति बनाना, प्रति मतलब कॉपी बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, तो प्रति बनाना है, बंद कर दे इसको, लाइट को। अगर स्लाइड का प्रति बनाना स्टूडेंट, तो उसका सही आंसर क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा है ना, उसको कंट्रोल D करेंगे। कंट्रोल D से करेंगे तो एक छाया प्रति बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, मिलाना, एक तो तीसरा पहला से मिलेगा, तो तीसरा पहला से मिलेगा, मतलब ये वाला मिल रहा है, देखिए यहाँ पे है ना। अब और चलते हैं, ऐसे तो कोई है ही नहीं, यही वाला है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए। और C वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए स्लाइड को हटाता है, तो स्लाइड पर क्लिक करें, क्लिक करके और खींचे, स्लाइड पर क्लिक करके डिलीट कुंजी दबाएं। हाँ, तो स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरा इस जो बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया, और यहाँ पे आपका C नंबर का यहाँ पे जो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे C का यहाँ पे हो जाएगा 1 का C, 1 मिनट, 1 का C हो जाएगा। स्लाइड को क्रम को बदलता है, 1 का C हो गया, इसका ये बन जाएगा स्टूडेंट। हाँ और क्या है यहाँ पे, एक स्लाइड का चयन करता, एक स्लाइड का चयन कौन करेगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो तीसरा का हो जाएगा यहां पे। अब देखो यहां पे जो सही आंसर यहां पे आ रहा है ना, यहां पे यही हो जाएगा स्टूडेंट, ये है
यहाँ पे 1 का सी हो जाएगा, 1 का जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का ए हो जाएगा। एक स्लाइड का चयन करता है, एक स्लाइड का चयन करता है, एक स्लाइड का प्रति बनाता है, स्लाइड को हटाता है। स्लाइड को हटाने का काम तो डिलीट बटन करता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल डी से डिलीट कर सकते हैं। इसमें तो स्टूडेंट आंसर में तो आपका दिया हुआ है, यही दिया हुआ 3 नंबर दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 का सी, 1 का सी का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, स्लाइडों को क्रम को बदलता है, तो क्लिक और खींच के बदल सकते हैं। इसको हम हटाते फिर से समझाते हैं। ये इसका ये जो होगा यहाँ पे, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, और दूसरा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। दूसरा का ए का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था। एक स्लाइड का चयन करता है, एक स्लाइड का चयन करता है, ठीक है ना। दूसरा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होगा, और यहाँ पे ठीक है तीसरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बार दो बार दूसरा का दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। 3 का बी हो जाएगा। 3 कौन सा यहाँ पे, 3A है, 3 का बी होगा। क्या बोला, एक स्लाइड का एक प्रति बनाता है, स्लाइड पर क्लिक करें, स्लाइड पर क्लिक करिएगा तो बना देता प्रति, और स्लाइड को अगर हटाना है तो फिर यहाँ पे ये होगा। चौथा का क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला सही आंसर, ठीक है ना। यही आपका आंसर में दिया हुआ PYQ में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या है स्टूडेंट, इसको जवाब निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान करने वाला 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बात समझ में आ रहा है अपना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। तो देखो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। MIS का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसको कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे बार कोड जानते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 1 का जो होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। 1 नंबर जो OMR है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये पुस्तक OMR समझते हैं ना, OMR सीट जैसे MCQ जो क्वेश्चन होता है, क्या हुआ सर, OMR सीट जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको चेक करने का पुस्तक का काम यही होता है यहाँ पे। वस्तु पूरक परीक्षा, बात समझ में आ रहा ना। वस्तु पूरक परीक्षा मतलब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है उसको चेक करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, तो 1 का 3, तो 1 का 3 कौन सा है, ये है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे B का देखो, ये जो होगा B नंबर जो है उसका 4th नंबर हो जाएगा। B का MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे देखते हैं ना कैश के जरिए एक पेमेंट होता है, एक चेक के जरिए पेमेंट होता है। तो चेक को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं MICR मशीन का। तो ये आपका यूज इन बैंक। यू कैन से कि 3 का 4 नंबर होगा। तो यहाँ पे 1 का क्या हुआ 3rd हुआ, और B नंबर का 4 नंबर हुआ, है ना। B का 4 नंबर हुआ। चलो अब क्या है, C का I क्या है, बार कोड समझते हैं ना। जैसे QR कोड फोन पे वगैरह से पेमेंट करते हैं, बार कोड होता है। कोई प्रोडक्ट यहाँ पे, तो फिलहाल ये देखो यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, ये जैसे मार्कर का डब्बा है, ये दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना। तो इस मशीन, अब नहीं तो आप स्पीड पोस्ट भी किए होंगे ना, तो बार कोड रहता है। तो बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर का जरूरत पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C का 1 हो जाएगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। सूचना या मैट्रिक्स को फॉर्म में रहता है यहाँ पे। और D का जो होगा यहाँ पे QR कोड कहाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है QR, D का 2 होगा, 360 डिग्री सूचना मैट्रिक्स होता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन था एक तरह से टेक्निकल से रिलेटेड, ना तो वर्ड से था ना तो एक्सेल से था, मतलब यू कैन से कि कंप्यूटर फंडामेंटल का एक पार्ट है, या नहीं तो फिर और भी बोल सकते हैं, ये ऐसे था स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चंस को आप बनाइएगा ना, तब आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगर
पिछले साल वाला मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब कुछ बात है, हम तैयारी करवाना चाह रहा हूँ। हम सब चाहते नहीं कि बच्चा खाली खुश हो जाए बस यूं ही क्वेश्चन करके, नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे उसी को देखो क्वेश्चन उसी टाइप का रहता है, बस क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, अपने लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, सुरक्षा। कलर चेंज कर लो, क्या लिखा, आपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ, आपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ मतलब ऑप्शंस के साथ MS एक्सेल वर्कबुक में को है ना, वर्कबुक को सुरक्षित किया है, इसका क्या अर्थ है। फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, आपको प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर है ना ऑप्शंस के साथ MS एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट, जवाब दीजिए। इसका क्या मीनिंग है, जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका जो मीनिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे सीट को स्थानांतरित, सम्मिलित मतलब सम्मिलित का मतलब ऐड, हटाना, छिपाना, सामने लाया या नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, ठीक है ना। इसका मतलब समझे, अगर आप कोई भी सीट को, वर्कबुक को आप अगर प्रोटेक्ट कर देते हैं, पूरे वर्कबुक, एक सीट की बात नहीं करें, पूरे वर्कबुक को, तो आप ना तो उस पर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना तो आप हाइड कर सकते हैं, ना तो सामने आप कुछ ला सकते हैं, ठीक है। और मतलब नाम परिवर्तन, उस सीट का भी नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, वही बोला इसका क्या अर्थ, मतलब इसको हम कर देते हैं, इसमें से क्या अर्थ है, तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर 100% सही है स्टूडेंट, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन काफी इजी था कि अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ऐसे तो है ना, और भी ऑप्शन था लेकिन सबसे वो सूटेबल ऑप्शन था। सीट और लॉक, क्या बोला है, सीट और लॉक, यहाँ पे सीट और लॉक, यहाँ पे क्या बोला है, सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्रियों मतलब उसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाइयों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए, बताइए। से क्रम का मतलब जैसे एक स्टेप, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप सेल को सीट को लॉक करना चाहते हैं, तो अगर आपका डेटा सुरक्षित रखना के लिए इसमें से कौन सा यूज करना चाहते हैं स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होम मेनू में होता है, ये आपको भी पता है कि होम मेनू में प्रोटेक्ट सीट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, होम मेनू में होता है और एक फाइल मेनू में होता है और एक रिव्यू मेनू में होता है, तीनों मेनू में होता है, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आप जवाब दीजिए। यहाँ पे देखो ये जो प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन है 3 जगह रहता है, कहाँ रहता है स्टूडेंट, तो एक होम मेनू में रहता है, एक आपका रिव्यू मेनू में भी रहता है और एक फाइल मेनू में भी रहता है। फाइल मेनू में जाइएगा ना तो नीचे साइड रहता है, तो फाइल जो है इसमें से 2 ही चीज हो सकता है, तो 2 ही में से एक तो छट गया, क्योंकि प्रोटेक्ट सबसे पहले क्या बोला कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है सभी को, यहाँ पे सेल्स और सामग्रियों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कार्रवाइयों में कौन सा क्रम अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये वाला क्रम अपनाएंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, है ना, क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट करंट सीट में जाएंगे, बस समझ में आ रहा ना। तो ये अगर वो अपनाते हैं तो आप कर सकते हैं। फाइल में प्रोटेक्ट सीट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोटेक्ट सीट अगर खोजेंगे तो ये आपको होम मेनू में मिलेगा। अगर ये है होम मेनू दिया हुआ रहता तो ये सही आंसर हो जाता है, तो इसका सही आंसर ये C नंबर हो जाएगा। क्या होगा, C नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके करेंसी हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य होगा। मुद्रण हेतु पृष्ठों का, मुद्रण मतलब प्रिंट होगा शायद, प्रिंट हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य विकल्प नहीं है स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट कमांड, हाँ प्रिंट ही होगा, है ना। प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन मान्य नहीं होगा स्टूडेंट,
जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप MS वर्ड में आप प्रिंट करते हैं तो कौन सा है ना ऑप्शन मान्य नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो पेज रेंज होता है ना कि इतना से इतना पेज प्रिंट करना है, यस ये मान्य होगा। ऑल ये भी मान्य होगा। ये क्या है, करंट पेज। बात समझ में आ रही है, पूछना क्या चाह रहा है। देखो कुछ कुछ चीजें जो है ना ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ये पूछ रहा है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड आप खोल लीजिए तब हम समझा देते हैं। एक मिनट इसको बंद करिए, MS वर्ड को खोलते हैं। अब देखो इसको प्रिंट करना चाहता है तो कंट्रोल P से प्रिंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं तब दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट। तो सबसे पहला नंबर क्या बोला कि देखिए यहाँ पे ये बोला ऑल, यहाँ दिया हुआ है ऑल दिया हुआ है। करंट पेज भी दिया, कस्टम पेज इसको है, इसको बोलते हैं। ये ऑफिस 10 खोलते हैं ना, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ऑफिस 10 खोलते हैं, ये ऑफिस 7 खोलते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल P करो पहले, ये देखो ये जो है ना यहाँ पे कस्टम दिया हुआ, कस्टम नहीं यहाँ भी पेज ही दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कस्टम पेज को अगर प्रिंट करना रहता है तो ये ऑप्शन हम लोग देते हैं। प्रिंट ऑल पेज है और यहाँ पे प्रिंट करंट पेज है, लेकिन नेक्स्ट पेज यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा ऑप्शन है। क्या है, नेक्स्ट पेज ऑप्शन स्टूडेंट, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, क्या आंसर होगा सर, तो इसका आपका विकल्प जो है मान्य नहीं है। इसका मतलब ये नेक्स्ट पेज वाला विकल्प मान्य नहीं है। ये कब मान्य है, तो जब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज को देखने के लिए मान्य है। बात समझ में है, कब मान्य होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। जब प्रिंट प्रीव्यू लेंगे ना तो आप नेक्स्ट पेज अगर चलना चाहते हैं कि इस पेज में कैसा दिख रहा है, नेक्स्ट पेज में कैसा दिख रहा है, उसके नेक्स्ट पेज में कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए मान्य होगा। मतलब ये आपका 2 नंबर यही पूछा है, कौन मान्य नहीं होगा। चलिए आई होप समझ पाए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाला पे। ये क्या बोलना चाह रहा है, MS एक्सेल 2016 में क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल का 2016 वाला वर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है नहीं है। बताइए, फॉर्मेटिंग करने का जो भाग है, पार्ट है, वो नहीं है स्टूडेंट। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इसका क्या आंसर हो जाएगा पे। देखो सबसे फॉर्मेट का मतलब क्या होता है पता है, डेकोरेट करना, सजाना। MS एक्सेल कोई भी वर्जन में, MS एक्सेल का ये 2016 लिख दिया अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी वर्जन में पूछा जाए कि कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं, मतलब फॉर्मेट करने का भाग नहीं है। देख ना बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम बोले तो इससे इजी क्वेश्चन मेरा आज तक मैं करवाया ही भी नहीं हूँ एक्सेल में, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि देखो ये साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा नहीं, लोगो दिया हुआ है। बात समझ में आया। इसका नाम है श्रिंक फॉन्ट, SHRINK, श्रिंक फॉन्ट। तो श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, साइज को आप छोटा करते हैं कि नहीं। और ये क्या है, ग्रो फॉन्ट। इसका नाम क्या है, ग्रो फॉन्ट। नाम नहीं दिया है, हम जैसे लोगो दिया वैसा ही दिया। और B से क्या होता है, बोल्ड होता है। क्या होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस का यूज क्या होता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये शॉर्ट का ऑप्शन है, SORT। समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। तो ये ऑप्शन ये टूलबार का भाग नहीं है। किसका, फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, कि मतलब फॉर्मेट का मतलब हुआ सजाना। तो ये तीनों से बच्चे आप सजा सकते हैं, कोई टेक्स्ट को या कोई जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा उसको आप सजा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ अरेंज करने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, अरेंज करने के लिए, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा ये भी हम बता देते हैं। देखो MS आप एक्सेल से था ना, हाँ एक्सेल को आप खोलो, यहाँ पे एक्सेल खोलो, यहाँ पे होम टैब में चले जाओ, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या है, ये बोल्ड वाला ऑप्शन है, ठीक। और क्या बोला, ये देखो ग्रो फॉन्ट है, और ये छोटका वाला ये जो है वो श्रिंक फॉन्ट है, ठीक। ये ग्रो फॉन्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्रो फॉन्ट हो गया। और ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, श्रिंक फॉन्ट हो गया। क्या हो गया बचवा, श्रिंक फॉन्ट हो गया। स्टूडेंट थोड़ा माफ करिएगा, कुछ कुछ बोल देते हैं बच्चा उचवा तो, ठीक है। ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये फॉर्मेटिंग का भाग तो है
है ना, ये फॉन्ट के अंदर आता है, फॉर्मेट उसके लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आपका शॉर्ट है। कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, थोड़ा जूम करके इधर दिखा देते हैं। ये देखो, ये लास्ट में एक ऑप्शन है शॉर्ट वाला, ये दिख रहा है। ऐसे ये डेटा मेनू में भी शॉर्ट है और होम मेनू में भी शॉर्ट दिया हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का भाग नहीं है। ये किस लिए यूज किया जाता है बच्चा, ये शॉर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए। जैसे डिक्शनरी में वर्ड होता है ना, ए एक जगह आ जाए, बी वर्ड, मतलब अरेंज करने के लिए। ठीक, चलिए आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम चाहते हैं कि देखो कोई बच्चा अगर क्वेश्चन घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको बताया जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इतना मत समझ लीजिए कि हार्ड क्वेश्चन है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो समझिए आपका दुर्भाग्य है कि स्टूडेंट एग्जाम में, हम ये वर्ड बोलना पड़ रहा है कि आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा के वहाँ पूछेगा और आप कर नहीं पाएंगे, आप PYQ किए हुए नहीं रहेंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कि इस बार क्या पूछेगा वो बताइए। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन पहले भाई इसी से MS वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है, हर चीज रिपीटेड। 50% क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, 50% चीजें स्टूडेंट रिपीटेड रहता है। बात समझ में आ रहा ना? चलो, और ये आपका गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आएगा स्टूडेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बोला, मेल मर्ज हेतु, मतलब के लिए बोल सकते हैं, MS एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, एक डैश बनाता है। क्या बनाता है? पंक्ति मतलब रो बनाता है, वर्कशीट बनाता है, कॉलम बनाता है, टेबल बनाता है, क्या बनाता है? इसको क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़िए, उसके बाद आपका दिमाग में घुस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, मेल मर्ज हेतु MS एक्सेल डेटा स्रोत, मतलब डेटा स्रोत मतलब डेटा फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड का मतलब होता है कॉलम। बात समझ में आ रहा ना? के लिए जिसे आप मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं, मतलब आप मेल मर्ज का काम करिएगा ना, जैसे आप चाहते हैं एक्सेल में जो डेटा है उसको आप शामिल करना चाहते हैं, तो आप एक बनाता है। क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्कशीट बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट? यहाँ पे वर्कशीट बनाता है ना, ये वर्कशीट बनाता है। क्या बनाता है? वर्कशीट बनाता है। इसका हिंदी मीनिंग देखो, कार्यपत्रक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? तो ये वर्कशीट बनाता है। जैसे देखिएगा MS एक्सेल में जो MS मेल मर्ज में काम करिएगा ना, तो वो डेटा वर्ड में भी हो सकता है या कोई डेटाबेस में भी हो सकता है। डेटाबेस माई डेटा सोर्स के अंदर भी हो सकता है, या MS एक्सेस में भी हो सकता है, और MS एक्सेल में भी होता है, मतलब वर्कशीट में भी हो सकता है। इसके जगह पे वर्कशीट भी हो सकता है, इसके जगह पे वर्कशीट की जगह पे आप एक्सेल भी लिखा हो सकता है, एक्सेल डेटा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगले वाले एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो, डैश प्रोग्रामर द्वारा, प्रोग्रामर किसको बोलते हैं? जो प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है ना, द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा का मतलब समझे, LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज पर निर्देश देने की सुविधा देता है, मतलब निर्देश देने की सुविधा देता है, मतलब एडवाइस देता है। और पाठनीय वाक्य विनय मतलब सिंटैक्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, सॉरी ये हुआ सिंटैक्स। सिंटैक्स समझते हैं क्या होता है? सिंटैक्स मतलब आधारित, मतलब उस पर, जैसे मैथ बनाते हैं ना तो फॉर्मूला होता है कि नहीं, मैथ का बोल सकते हैं फॉर्मूला होता है, उस पर आधारित। ठीक है, सिंटैक्स वही हुआ का प्रयोग करता है। तो इंटरप्रेटर, प्रोसेसर, कंपाइलर और क्या, असेंबलर। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर, प्रोग्रामर द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने के लिए, मतलब निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज पे, तो किसका यूज करते हैं? तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, असेंबलर हो जाएगा। क्या होगा? असेंबलर होता है, असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है ना,
असेंबली लैंग्वेज होता है स्टूडेंट, ठीक है। इंटरप्रेटर भी होता है लेकिन वो हाई लेवल, वो पाइथन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका असेंबलर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, जो क्या करता है, निम्न स्तरीय भाषा को निर्देश सुविधा देता है, किसमें, सिंटेक्स का प्रयोग करता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे किस वो प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन था स्टूडेंट, है ना, 1 नंबर का। किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ, स्तंभ का मतलब कॉलम, ठीक है ना, चयनित मतलब सेलेक्टेड कॉलम को छिपाने के लिए, समझ में आ रहा ना, सेलेक्टेड कॉलम को छिपाने के लिए मतलब हाइड करने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, बताइए। MS एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर कॉलम को हाइड करना स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ctrl+0 करेंगे। देखो यहाँ पे हम आपको इसको बता सकते हैं प्रैक्टिकल में जाके। जैसे देखिए यहाँ पे MS एक्सेल को खोलिए, हम कुछ लिख देते हैं एक कॉलम में, जैसे हम यहाँ पे डेटा कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। अब मान लो इसके बगल में भी 1 कुछ भी लिख देते हैं और इसके बगल में भी कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट वाला कॉलम है इसको अब हाइड करना है, तो क्या शॉर्टकट की बताए थे, Ctrl+0। यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ, ये देखिए कंट्रोल के साथ अगर 0 करते हैं तो ये देखो हाइड हो जाएगा। क्या करेंगे, Ctrl+0 से क्या होगा, हाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो यही चीज बोल रहा है कि Ctrl+0 से आप हाइड कर सकते हैं कौन सा कॉलम को, सेलेक्टेड कॉलम को, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, Ctrl+0 है ना। और यहाँ पे Ctrl+H बोला है तो Ctrl+H से तो रिप्लेस खुलता है, Ctrl+H से क्या खुलता है, रिप्लेस खुलता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। Alt+H से तो होम मेनू खुल जाएगा, Alt+H करिएगा तो डायरेक्ट होम मेनू खुल जाएगा, ठीक है। और Shift+H से तो खुद खुलेगा भी नहीं। चलिए समझ में आ गया, इससे क्या खुलेगा, इससे आपका कॉलम हाइड होता है। लिख देते हैं थोड़ा सा, आप लोग याद रखिए, कॉलम हाइड होता है यहाँ पे, ठीक है, Ctrl+0 से याद रख लिए। Ctrl+0 कॉलम हाइड करने का शॉर्टकट के, Ctrl+0 सेलेक्टेड कॉलम हाइड करने का शॉर्टकट के, चाहे 1 कॉलम हो या 5 कॉलम हो, जो सेलेक्टेड रहेगा वो हाइड हो जाए। Ctrl+H जो है रिप्लेस का शॉर्टकट के, Ctrl+H से क्या होता है, रिप्लेस आता है। वर्ड में भी आता है, एक्सेल में भी आता है, पावर पॉइंट में रिप्लेस होता है। ये इससे क्या खुलता है, होम मेन्यू खुल जाएगा, होम मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है ना, नो लिखा गया मेन्यू, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट की नहीं, और Shift+H, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आप लोग को हम सिखाते हैं 42 नंबर की बातें। क्या बोला, डैश एक खोज मतलब फाइंड सुविधा को सम्मिलित करता है। फिर से समझिए इसको, थोड़ा सा कुछ वर्ड को हम हिंदी में लिखा हुआ तो उसको कोशिश करते हैं इंग्लिश में बता दें, ताकि कुछ बच्चे नहीं हिंदी समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड मतलब डैश एक खोज, खोज मतलब फाइंड बोलना चाह रहा है, ठीक है, फाइंड सुविधा है ना, भी सम्मिलित, सम्मिलित मतलब ऐड करता है, जो उपयोगकर्ता मतलब यूजर को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। फाइल एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, सर्च बॉक्स। बताइए स्टूडेंट, आसानी से खोजने की, स्थान जानने की सुविधा देता है, क्या देता है बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसका सही स्थान क्या होगा, देखो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। सबसे पहले समझिए है क्या, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है ना, इसका शॉर्टकट की विंडो ई करते हैं ना, फाइल एक्सप्लोरर खुलता है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो तो भाई वही बात हो गया ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर का नाम है। टास्क बार से आप फाइंड नहीं कर सकते। सर्च बॉक्स नाम ही है सर्च करना, सर्च बॉक्स। फाइल एक्सप्लोरर में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे एक सर्च, देखिए चलो हम बता ही देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। सुविधा सम्मिलित करने के लिए उपयोगकर्ता को हार्ड ड्राइव को, हाँ ये कंप्यूटर फंडामेंटल से। अगर माई कंप्यूटर खोलते, देखो विंडो ई से खोल करेंगे ना तो ये आपको एक्सप्लोरर ही खुला। अब यहाँ से सर्च बॉक्स में जाके फाइंड कर सकते हैं, ये वाला बॉक्स होता है ना, आपको यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है ना।
तो एक्सप्लोरर खुला, विंडो प्लस ई करेंगे तो एक्सप्लोरर का ही शॉर्टकट की होता है ना, विंडो प्लस ई। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने, चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल सुविधा एक साथ फॉन्ट आकार, फॉन्ट मतलब आकार मतलब फॉन्ट का साइज, ठीक है ना, रंग रूप मतलब कलर बात कर रहा, सेल बॉर्डर है ना, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, शेडिंग इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है। मतलब ये सारा एक ही ऑप्शन में मदद करता है। तो कौन करता है बच्चा यहाँ पे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा ना तो आप फॉन्ट का साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, रंग रूप रेखा भी बदल सकते हैं, शेडिंग भी यूज कर सकते हैं, छाया प्रति बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं सेल का, ठीक है, अगर आपका कंडीशन शर्त लागू होता है तो, ठीक है ना, एक सुविधा के साथ प्रदान करता है, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं, सेल स्टाइल के अंदर नहीं, तालिका के रूप में फॉर्म नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट आपके 44 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से है। विंडोज आधारित कंप्यूटर पर, क्या बोल रहा है, विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंट के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से समझिए इसको, विंडोज आधारित कंप्यूटर पर, विंडोज मतलब देखो, विंडोज आधारित कंप्यूटर पर का मतलब, कहने का मतलब क्या अंतर है कि जैसे होता है ना, मैकबुक होता है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है ना, और भी अलग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये विंडोज आधारित कंप्यूटर पर, इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब ये प्रिंटर, तब आप पढ़िए, प्रिंटर को इंस्टॉल करने के संबंध में, अगर आप प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके मतलब रिलेशन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, अगर तो उसका कौन सा बताइए, अब चारों स्तर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, ये सही है नहीं पूछा, सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि एक कंप्यूटर प्रिंटर तब तक कार्य नहीं करता जब तक आप अंतर्दृष्ट ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। सही बात बोला है, जब तक आप उसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करिएगा ना तब तक वो प्रिंटर काम नहीं करता है। हर चीज़ का ड्राइवर होता है बच्चा, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, प्रिंट करने वाला ड्राइवर। योग्य डिवाइस ड्राइवरों को निर्माता की वेबसाइट पर खोज और पाया जा सकता है और उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। बोल रहा है कि जो आपका वेबसाइट पे आप उसको, जैसे HP का प्रिंटर लिए या कैनन का प्रिंटर लिए तो उसका वेबसाइट पे जाइए और आप उसको खोज करके फाइंड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो सही है बोल रहा है यहाँ पे, ये भी सही है। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के दौरान डेटा केवल, अब बताइए, मान लीजिए आपका इंग्लिश ही मजबूत है और हिंदी भी मजबूत है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड देगा और नहीं समझिएगा तो गड़बड़ा नहीं जाइएगा स्टूडेंट, गड़बड़ा जाइएगा। CBT तो टाइपिंग तो पहुँच ही नहीं पाइएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। इसीलिए PYQ जितना करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर PYQ लाइए, ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको मन है तो, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के दौरान डेटा केबल, क्या बोला, इंस्टॉलेशन के दौरान मतलब इंस्टॉलेशन के दौरान डेटा केबल का उपयोग करके प्रिंटर को कंप्यूटर कनेक्ट करना आवश्यक। हाँ, ये भी बहुत अच्छा बोला। जैसे देखिए आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं और वो जो प्रिंटर वाला जो वायर होता है वो लगाए ही नहीं, तो इंस्टॉल करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो ये भी बोला, सही बोला, आवश्यक है, करना है, ठीक है। प्रिंटरों को सामान्य मॉडल के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में के भाग में होते हैं। नहीं बोल रहा। बताइए, आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो प्रिंटर वाला ऑटोमेटिक रहता है? नहीं रहता, नहीं रहता स्टूडेंट, ठीक है ना। और मे भी आने वाले दिन में वैसा आएगा कि बाय डिफॉल्ट तो आ भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आएगा तो थोड़ा सिस्टम हैवी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहले तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था ना, सब चीज़ का ड्राइवर आता था। जैसे अभी देखो विंडोज 11 को इंस्टॉल करिएगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल कर लीजिए और कुछ नहीं करना है, ड्राइवर उरावर खुद से ले लेगा। साउंड बॉक्स पहले क्या होता, जब विंडो एक्सपी था ना, तो पहले आप फॉर्मेट करिए, उसका साउंड बॉक्स का ड्राइवर डालिए, ग्राफिक्स का ड्राइवर डालिए, ऐसे करके डालना पड़ता है। लेकिन अब विंडो 11 जैसे आप करते हैं ऑटोमेटिक आपका ले लेता है। तो आने वाले दिन में जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसमें भी हो सकता है ये चीज़ें कि प्रिंटर का जितना भी प्रिंटर है कंपनी का, वो आपका ड्राइवर पहले से इंस्टॉल रहेगा। लेकिन सारे लोग क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग ग्राफिक्स सबको ज़रूरत है, साउंड बॉक्स सबको ज़रूरत है, लेकिन प्रिंटर बहुत लोग नहीं रखते हैं, ठीक है ना। और वो रखते भी है तो बहुत अलग अलग कंपनी का रखते हैं, तो मैं भी इसमें उतना नहीं काम कर सकता है। लेकिन आपका ग्राफिक्स के लिए और जो बताएं आप लोग को, ग्राफिक्स के लिए और साउंड बॉक्स के लिए, ये सब के लिए काम करना, क्योंकि ये सब चीज़ को सबको ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ने के लिए आपको डैश में उपयुक्त विकल्प होगा, बताइए। फुटनोट समझते हैं, एक होता है फुटनोट और एक होता है एंड नोट, ठीक है ना। तो फुटनोट कहाँ से हम जोड़ सकते हैं? फुटनोट आप जोड़ने के लिए आप रेफरेंस मेनू में जाइएगा। कहाँ जाएंगे, कौन सा मेनू में? रेफरेंस मेनू में। हम आपको बताते हैं, आप लोग, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप लोग MS वर्ड का वीडियो नहीं देखें, ये रेफरेंस मेनू देखिए हम पढ़ाए हुए हैं। देखिए हम जाते हैं, इसको हम बता देते हैं कौन सा वीडियो में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। MS वर्ड के रेफरेंस मेनू स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। एक मिनट, कौन सा है देखिए, हाँ ये आपका क्लास है 1 है 2 है, एक मिनट ऊपर होगा कहीं पे, ये देखिए यहाँ पे MS वर्ड का होम इंसर्ट पेज लेआउट है, ऊपर होगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये रेफरेंस मेनू, हम रेफरेंस मेनू और मेलिंग मेनू इसमें डिफाइन किए हुए हैं। तो आप पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि फुटनोट और एंड नोट क्या होता है, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि हवा में तीर मार के चलाइएगा, पता चलेगा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है ना। तो हम आपको बता देते हैं, MS वर्ड में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस मेनू में जाइए और यहाँ पे हम जूम करके दिखा देते हैं। रेफरेंस मेनू में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट है और इंसर्ट सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट है और इंसर्ट फुटनोट है। इसका शॉर्टकट की सर क्या होता है फुटनोट का? Alt प्लस कंट्रोल प्लस F, राइट डाउन लिख लीजिए इसको। Alt प्लस कंट्रोल प्लस क्या होता है? F होता है, ठीक है ना। और एंड नोट का शॉर्टकट की क्या होता है सर? तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस D होता है। ये किस मेनू में रहता है? रेफरेंस मेनू में। किस ग्रुप में रहता है? फुटनोट ग्रुप में। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये सही आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आपके मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? रेफरेंस मेनू। क्या होगा? 1 नंबर, ठीक, 45 का। चलते हैं आपको 46 नंबर। टाइम क्या हो गया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अन्य उपयोगकर्ताओं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ अन्य उपयोगकर्ताओं को गलती से या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डांटने वाली बात नहीं है, डेटा जिसको डाटा लिखा हुआ, डेटा पढ़ते हैं। डेटा को बदलने, स्थानांतरित करने या हटाने से रोकने के लिए आप अपने MS एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल्स को लॉक कर सकते हैं। ये तो अपना पढ़ के बता दिया, जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचाएंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? मतलब अगर हम लॉक करते हैं तो इसमें से कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए का मतलब समझ में आ रहा ना, कौन सा कथन सही है इसमें पूछना चाह रहा है। कौन सा कथन क्या पूछना चाह रहा है? सही है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, पहला क्या बोला? पहले वर्कशीट को पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें। फिर से पढ़ते हैं। पहले वर्कशीट को पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें और फिर उन सेल्स को लॉक खोलें जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे पहले वर्कशीट को आप पासवर्ड के साथ, है ना, पासवर्ड के साथ
या पहला बोल रहा है ये कर सकते हैं, या नहीं तो उसके साथ बिना सुरक्षित करे और फिर उन्हें सेल्स को लॉक खोले जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 47 नंबर, सेल A1, क्या बोला सेल A1 मतलब पहला वाला बॉक्स में एक संख्या 105 लिखी है, इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है और फॉन्ट का रंग काला है। देखिए यहाँ पे A1 जो बॉक्स है ना, जैसे A1 बॉक्स में क्या बोला, पृष्ठभूमि सफ़ेद है और फॉन्ट का रंग काला है। जब इसकी सामग्री 67 में बदल दी जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी और फॉन्ट का कलर लाल हो जाता है ना। मतलब कंडीशन ये है कि अगर 105 है तो इसका सफ़ेद है और फॉन्ट काला है, जब उसको 67 में बदल दिया जाता है तो पृष्ठ का भूमि मतलब बैकग्राउंड कलर गुलाबी हो जाता है, फॉन्ट कलर लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 205 दर्ज किया जाता है, फिर यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, समझ में आ रहा ना। आगे जो पढ़ रहे हैं बस आपको ब्लैकमेल करना चाहता है। जब सेल्स A1 में संख्या 206 किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फॉन्ट गहरे हरे रंग का हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए स्टूडेंट, इसका क्या कारण हो सकता है। हम तो बता ही दिए कि अगर A1 में 105 लिखा हुआ है तो उसका कलर ये हो जाता है, और कंडीशन ये है कि 65 करने के बाद गुलाबी हो जाता है। फिर यहाँ पे बढ़ा दिया लंबा ताकि बच्चा कंफ्यूजन में जिए। 206 लिखने के बाद हल्की हो जाते हैं, इसमें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, बताइए तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट हम तो बताएं, इसीलिए तो हम जानबूझ के पढ़ रहे थे कि आप लोग समझे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आंसर, यह सेल पर प्रयोग हुए शर्त कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है, ठीक है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या होता है स्टूडेंट, कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते इतना से ज़्यादा वाला कलर हो, हम सेट करके रख सकते हैं ना कि अगर 105 लिखा हो तो ये हो और इससे बाद ये लिखा हो तो ये हो, इसको हम सेट करके कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब बताइए आपको क्या लग रहा है कि ऐसे, आपको क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि मेरे वीडियो में या किसी को वीडियो में 20,000 30,000 लोग व्यू देख लेते हैं, तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। और क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर हम अपने क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम बोलेंगे अगर ये लिखने से ये आ रहा है, इस लिखने से ये आ रहा है, तो बताइए इस पर कौन सी चीज़ का यूज करेंगे। लेकिन इसको कंफ्यूज कर दिया गया बहुत हैवी तरीके से। तो प्लीज़ बच्चे, जितना भी लंबा क्वेश्चन हम करवाते हैं तो उसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिए, समझने का कोशिश करिए, बार बार देखिए। नहीं समझ में आता है फिर भी बार बार देखिए, एक बार समझ में आएगा। और नहीं तो इजी क्वेश्चन करने का, इजी भी क्वेश्चन देखिए, हार्ड भी क्वेश्चन देखिए। अगर आप क्वेश्चन यही चीज़ हम अगर बनाएंगे तो इतना लंबा नहीं बना पाएंगे, बात समझ में, इतना घुमाया नहीं पाएंगे, बात समझ में आ रहा ना। कोई भी आदमी बनाएगा ना तो डाउनलोड करेगा या जो भी करेगा तो इतना घुमा वो नहीं बनाएगा, वो वैसा घुमा के वही पूछा जाता है जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में होता है या बुक वगैरह में से पढ़ाएंगे। बुक में भी हम बहुत सारा बुक में भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे नहीं है। तो बताइए आपको अगर PYQ क्यों नहीं करिएगा और 50% क्वेश्चन 60 में 50% से एबव बोल सकते हो, क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा, लिख लो, खाली PYQ करवा दिए ना पास हो जाओगे, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा वीडियो में, ठीक है। बोल लेते हैं सर कि इरिटेट हो जाते हैं, नहीं हम आपको बता रहे हैं कि PYQ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो निराश होकर आना पड़ेगा। एकदम 110% बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीट इस बार ठीक ठाक तो है, लेकिन आपको पता है ना कितना फॉर्म गिरा है। चलो, आप MS एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स के फॉन्ट रंग को बदलकर हल्का नीला, देखिए फिर से हम पढ़ते हैं। आप MS एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स के फॉन्ट का रंग को
बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त रो, पंक्ति का मतलब रो, उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा मतलब कौन सा फीचर्स का यूज करेंगे, बताइए। फिर से हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आंसर बताएं। काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या बोला यहाँ पे कि आप MS एक्सेल, क्या बोला, आप MS एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति, MS एक्सेल का एक विशेष रो में सभी सेल्स को फॉन्ट रंग मतलब फॉन्ट का कलर को बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। मतलब सभी फॉन्ट का जो कलर है ना बदलकर नीला करना चाहते हैं, मतलब ब्लू करना चाहते हैं सभी फॉन्ट का कलर। बैकग्राउंड कलर क्या बोला है उसका, सभी सेल्स का कलर, टेक्स्ट का कलर नहीं बोलना है ना, सभी सेल्स के फॉन्ट रंग को बदलकर नीला करना चाहते हैं। ठीक है, विशेष पंक्ति के सभी सेल्स को, विशेष पंक्ति के सभी सेल्स का फॉन्ट का कलर नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का चयन करने के बाद मतलब सभी पंक्ति का चयन, इसका कार्य को बदलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा मतलब फीचर्स का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे फिल कलर। क्या करेंगे यहाँ पे, फिल कलर में जाके हम कलर को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उससे क्या होगा, फिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे फिल कलर से आप इस कार्य को कर सकते हैं, सभी सेल का फॉन्ट को बदलकर हल्का नीला कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे फिल कलर। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, सही है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, MS एक्सेल 2016 में क्या बोला है, MS एक्सेल 2016 में सेल्स D5 को केवल एक पृष्ठ है। ये सब क्वेश्चन जब आ जाता है ना तो आप लोग का माथा खराब हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में सेल्स D5 में, D5 मतलब बॉक्स में केवल एक प्रविष्टि ABCEFGHIJK है। इस सेल में अपने कर्सर को स्तंभ शीर्षक मतलब टाइटल के दाईं ओर सीमा पर स्थित किया है। इससे कर्सर का आकार दिखने लगता है। फिर आप उस माउस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका क्या परिणाम होगा स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे कि MS एक्सेल 2016 में D5 में केवल एक D5 कॉलम है, उसमें आप D5 एक बॉक्स समझिए, उसमें ये लिखा हुआ है, इस सेल्स में आपने कर्सर को स्तंभ मतलब कॉलम है ना, शीर्षक कॉलम के ऊपर दाईं ओर सीमा पर स्थित किया है। इससे कर्सर का आकार दिखने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका क्या परिणाम होता है, कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा उस पर। बात समझ में आ रहा ना, वापस खाली एरो दिखाएगा और कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा है। चलिए 50 तक करवा देते हैं स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा तकनीक एक दूसरे के नज़दीक स्थित दो या दो से अधिक डिवाइस है ना, डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है। डिवाइसों नहीं होगा, डिवाइसों होगा। ठीक है ना, तो बताइए स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा तकनीकी एक दूसरे के नज़दीक स्थिति दो या दो से अधिक डिवाइसों को बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब स्थानांतरित मतलब आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ से करते हैं कि नहीं, आदान प्रदान। ठीक है ना, दूरी के कुछ अगर समय की दूरी रहता है तो हम लोग कर देते हैं आदान प्रदान, मतलब कोई डेटा को भेजना होता है।
ठीक है ना। तो ब्लूटूथ से कर सकते, वाईफाई तो कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, 4G तो एक नेटवर्क है, ये कुछ नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया, ये सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर नए व्यूअर है तो, और इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग करिए प्लीज़। अगर नहीं करेंगे ना तो एग्जाम का रिजल्ट में आपको गड़बड़ा जाएगा, एकदम 100% आपको बोल रहा है। थैंक यू।